नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 72 जिसकी दिनांक है 31 दिसंबर 2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारी अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक के चैप्टर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर आधारित है। आज की वर्कशीट में हम 1 अंक वाले प्रश्न और लघु और दीर्घ प्रश्न जो कि 3 और 5 अंक वाले हैं तथा स्रोत आधारित प्रश्न जो कि 4 अंक के को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 अंक वाले उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले प्रश्न 1 है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर है, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाएं उत्पन्न करती हैं, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? उत्तर है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है। प्रश्न नंबर 3, निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है होता है? उत्तर है, निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। प्रश्न 4, मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, जब लोगों को वर्ष के कुछ विशेष दिनों या महीनों में काम नहीं मिलता तो इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण, खेतों में कार्य करने वाले मजदूर। प्रश्न 5, सरकार किस प्रकार कृषक एवं उपभोक्ताओं दोनों की सहायता करती है? उत्तर है, सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं, चावल आदि खरीद लेती है, जिसे किसी आपदा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर सरकार गरीबी रेखा से नीचे आने वाले उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध करवाकर कृषक और उपभोक्ता दोनों की सहायता करती है। हम लघु और दीर्घ प्रश्न वाले 3 से 5 अंक वाले प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, आर्थिक क्रियाएं। पहला इसका बिंदु है, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत पैसे कमाने और व्यय करने से संबंधित सभी क्रियाएं शामिल हैं, जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से धन से संबंधित नहीं होती। इसका दूसरा अंतर देख लेते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालन करता है, किसान खेती का कार्य करता है, जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं में ये क्रियाएं देश सेवा, समाज सेवा, धार्मिक कर्तव्य के रूप में की जाती हैं। उदाहरण के लिए माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है। तो ये तो हमारा अंतर हो गया आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में। अब हम प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। अपने दैनिक जीवन से उदाहरणों का उपयोग करते हुए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, जैसे सोसाइटी, पार्क। वहीं निजी क्षेत्र का उद्देश्य निजी फायदे तथा लाभ कमाना होता है, जैसे निजी कपड़ों का कारखाना। ये हमने पहले 1 अंक वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। दूसरा अंतर है, सार्वजनिक क्षेत्र में नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है, वहीं निजी क्षेत्र का नियंत्रण निजी व्यक्तियों एवं कंपनियों के हाथों में होता है। तीसरा अंतर है, सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वालों को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, गारंटी मिलती है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है। जैसे इसमें आप उदाहरण दे सकते हो अपने आस पड़ोस का भी, जो आपको लगता है। जैसे हमारे पड़ोसी एक सार्वजनिक कंपनी में कार्य करते हैं, उन्हें वेतन के साथ स्वास्थ्य एवं बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से भत्ते मिलते हैं। मेरे चाचा जी भी एक निजी क्षेत्र की कंपनी में कार्य करते हैं, उन्हें किसी प्रकार के विशेष भत्ते तथा अवकाश नहीं दिए जाते। तो इस प्रश्न के अंदर आपको अपने दैनिक जीवन से उदाहरण देकर इसके अंतर को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर हमने अपने पड़ोस और अपने चाचा का उदाहरण दे रखा है, तो आप भी अपने हिसाब से इसमें उदाहरण दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत पहला बिंदु है अधिक वेतन प्राप्ति, जबकि असंगठित क्षेत्र में कम वेतन प्राप्ति होती है। दूसरा है, नौकरी सुरक्षित होती है,
इसमें नौकरी सुरक्षित नहीं होती। तीसरा, कार्य की जो स्थितियाँ वो अच्छी होती हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ होती हैं। चौथा है, कर्मचारी योजनाओं का लाभ मिलता है इसमें, जबकि असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। पाँचवा है, कार्य अवधि, काम के घंटे इसमें सीमित होते हैं, निर्धारित होते हैं, जबकि उसमें कोई भी निश्चित कार्य अवधि नहीं होती असंगठित क्षेत्र में। तो ये हमारे 5 अंतर हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र के मध्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 यानी मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। हमें प्रावधान बताने। तो पहला है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी होती है। तो सरकार एक वायदा करती है कि कम से कम 100 दिनों का वो रोजगार देगी जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं उन्हें। दूसरा है, रोजगार न मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर सरकार उन्हें 100 दिन का काम नहीं दे पाती या कुछ दिनों का ही काम दे पाती है तो उसके बदले में सरकार क्या देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी। तीसरा है, अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होगा। जो भी कार्यस्थल होगा वो जो घर के आसपास है वहीं होगा। चौथा है, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है, यानी कि 33% रिजर्वेशन किसका है, महिलाओं का। जो भी मनरेगा के तहत जो कार्य मिलेगा उसमें 33% जो काम है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित है, आरक्षित है। पाँचवा है, गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना, यानी जो गरीब हैं उसके अंदर भी जो अति गरीब हैं उन्हें इसके अंतर्गत सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हीं को मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। उत्तर है, भारत में निम्नलिखित प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहला है, छुपी हुई बेरोजगारी, जब किसी काम को आवश्यकता से अधिक लोग कर रहे हों या योग्यता से कम वेतन प्राप्त कर रहा हो तो उसे छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। दूसरा है, मौसमी बेरोजगारी, जब लोगों को वर्ष के किसी विशेष मौसम तथा महीनों में रोजगार नहीं मिलता तब उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तीसरा है, शिक्षित बेरोजगारी, पढ़े लिखे युवाओं जिन्हें अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। स्रोत आधारित प्रश्न देख लेते हैं जो कि 4 अंक का है। पहले अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य उस वर्ष में देश का कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश के सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन को मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई है, परंतु यह अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। इससे अभिप्राय यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। यह बेरोजगारी छुपी हुई होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। इसका पहला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। दूसरा, दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर सी है, अल्प रोजगार से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर डी, कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए एक उपाय बताइए। तो चलिए इनके प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न ए, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्रश्न बी, दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। ऑप्शन प्रश्न सी है, अल्प रोजगार से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, जब कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील होते हैं तब उस क्षेत्र में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना करते हैं। यह एक प्रकार की छुपी बेरोजगारी होती है, जैसे कृषि क्षेत्र। प्रश्न नंबर डी,
कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए एक उपाय बताइए। उत्तर है, अगर कृषि के साथ अन्य व्यवसायिक गतिविधियां शामिल कर दी जाए, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि, तो छुपी हुई बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।